out at opinion polls. वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हैं। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट 100 इयर्स ओल्ड है, 1921 में सेटअप हुई है और आज आप लोग की फ्रेशर पार्टी हो रही है, तो हमने सोचा पार्टी क्रैश करें। तो हम यहाँ पे कुछ बच्चों से बात करने वाले हैं, बच्चे तो नहीं बोल सकते, यंग मेन से बात करने वाले हैं। आप लोग अपना नाम, और आप सबका वोट यूपी में ही है, तो अपना नाम, आप क्या पढ़ रहे हैं और अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, वो मुझे एक एक करके बताइए। मेरा नाम संदीप पाल है और मैं इस यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं एनएसवाई संगठन का शहर अध्यक्ष हूँ और मैं एमए थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। ओके, और आपका वोट कहाँ पड़ता है? मेरा वोट बनारस के रोहनिया विधानसभा का, मैं इस पहली बार अपना वोटिंग करूँगा। ओह ग्रेट, फर्स्ट टाइम वोटर। चलो, आपका नाम? मेरा नाम अमान अख्तर है, मैं बीए थर्ड का छात्र हूँ। मेरा वोट इस साल फर्स्ट बार दक्षिणी विधानसभा में पड़ेगा। ओह वाओ, तो 2 फर्स्ट टाइम वोटर, वेरी एक्साइटिंग। मेरा नाम इमरान अहमद है, मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ विद्यापीठ का। और मेरा जो इस बार का जो वोट पड़ेगा फर्स्ट टाइम है और ये 381 विधानसभा मुगलसराय में पड़ेगा। मेरा नाम आशुतोष तिवारी हर्षित है, मैं यहाँ यहीं से बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा भी विधानसभा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय है और मैं भी पहली बार मतदान करूंगा। आप सारे, अच्छा अभी तक सारे फर्स्ट। और मेरा नाम शशांक शेखर सिंह है, मैं वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। मैं इस बार तीसरी बार वोट करूंगा। ओके, सो फर्स्ट टाइम वोटर से पहले पूछ लेते हैं, एनएसयूआई से सिर्फ आप दोनों हैं, बाकी आप लोग का कोई एफिलिएशन है स्टूडेंट यूनियन में? नहीं, न्यूट्रल पार्टी एंड एनएसयूआई 2 एनएसयूआई के बीच में 3 लोग बैठे, 3 न्यूट्रल पार्टी। सो ये बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर्स से पहले पूछते हैं कि आप लोग के मेन मुद्दे क्या हैं इस बार एज यंग पीपल। जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या इश्यूज के बारे में सोच के वोट देंगे? इस बार जो मेरा वोट रहेगा, मेरा वोट शिक्षा पे रहेगा, मेरा वोट रोजगार पे रहेगा। जो मेरा वोट है, जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए और आम जो जनता है उनके ऊपर जो हो रहे दुष्परिणाम, जिस प्रकार महंगाई से कुपोषण के शिकार उनके बच्चे हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ऐसे सरकार के खिलाफ मेरा वोट जाएगा। और मेरा वोट न कि सरकार के खिलाफ, मैं जिस विधानसभा से हूँ, अगर उस विधानसभा का जो एमएलए कैंडिडेट है अगर वो भी अच्छा नहीं रहेगा तो मैं उस सरकार को भी निगलेक्ट कर मैं अपना वोट नोटा पर भी देने का कार्य करूँगा। ओके, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या इशू है एज ए यंग स्टूडेंट? महंगाई। और महंगाई आपको किस तरह प्रभावित करती है पर्सनली, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा तो मेरा जो पॉकेट मनी है उसका आधा पैसा तो पेट्रोल में ही खर्चा हो जा रहा है आजकल। पहले बच जाता था, पहले 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते थे तो 1 हफ्ता गाड़ी चलती थी, आजकल 3 ही दिन 4 दिन चल रही है। तो पेट्रोल राइज आपको बहुत पर्सनली इम्पैक्ट करे, ये एक बिग इशू है। और कुछ जो स्टूडेंट लाइफ में आपको लगता है ये चीज़ सॉल्व होनी चाहिए? जैसे कि स्कॉलरशिप का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है, मगर हमको लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर लोगों का आ रहा है और स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों का सिर्फ आ रहा है। इस पर सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। फर्स्टली मैं शिक्षा पे बात करूंगा, क्योंकि जो देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट है वो एकदम शिक्षा को लेकर एकदम हाई टॉप लेवल पे है, क्योंकि जो भी अगर फॉरेन से आ रहे हैं तो उनको अपने इंडिया में दिल्ली के ही स्कूल और कॉलेज को ही दिखाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि मतलब ये डेवलपमेंट हो पूरे इंडिया में, ये सब जगह हो। मैं इस चीज़ को देखकर वोट करूँगा। एज लीडर तो अच्छे लगते हैं। लीडर्स पे आगे और बात करेंगे, बताइए। मेरा मैम मुद्दा है कि मैं 18 साल का युवा हूँ और हर एक युवा का एक ही सपना होता है कि उसकी जो मातृभूमि हो, उसका जो बंधन हो, उसका जो नाम हो पूरे विश्व में ख्याति हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है। आज जहाँ हर एक देश टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, वहीं हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो हम उस सरकार को चुनने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाए, जो युवाओं के हाथ को मजबूत करे। वर्तमान समय में अगर गवर्नमेंट रोजगार दिखाया जाए तो पूरे देश में जनसंख्या इतनी अधिक है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी नहीं दे सकती। तो सबसे अधिक इसमें जो गवर्नमेंट प्राइवेटेशन रोजगार, स्वरोजगार जो है, जो गवर्नमेंट भी उसको लाएगी, उसको हम सपोर्ट करेंगे ताकि हर एक युवा रोजगार पा सके। और जब हर एक युवा रोजगार रहेगा, हर युवाओं के हाथ में रोजगार रहेगा, हर एक युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो हमारी जो मातृभूमि है, भारत माता है, वो विश्व गुरु हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी पे आपको स्ट्रेस चाहिए जी मैम। और ये कौन सा लीडर कर रहा है वर्तमान समय में? अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में, भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट और सबसे प्रिय नेता हैं और वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन आप अभी स्टेट इलेक्शंस के लिए वोट कर रहे हो, तो आप मोदी को देख के वोट करोगे या यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा उसको देख के वोट करोगे?
यहाँ पर मैं विचारधारा और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी ने युवाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। तो मेरा व्यक्तिगत, मैं किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं युवा होने के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत वोट योगी आदित्यनाथ जी को देने जा रहे हैं। ओके। मैं सबसे पहले रोजगार पे बात करूंगा। हमारे देश में आप जानते हैं पूरा भारत युवाओं का देश है। इस समय भारत में 60 एंड 70% युवा हैं। तो हमारे देश में मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें वर्तमान सरकार है कितने लोगों को रोजगार दी। महंगाई से त्रस्त जनता, कोई भी एग्जाम होता है नकल हो जाती है, एग्जाम के पहले पेपर लीक हो जाता है। मतलब पढ़ने का क्या मतलब है? जब युवा पढ़ के नौकरी ही ना पाए तो ऐसे देश में रहने का क्या मतलब है? आप सबको गवर्नमेंट जॉब्स ही चाहिए? मतलब सरकार जब बोल रहे हो अब सरकार नौकरी नहीं दे रही, तो आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब भी दें। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या है? प्राइवेटाइजेशन तो कर ही रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं? सरकार क्या कर रही है हमें बताइए ना। तो जो प्राइवेटाइजेशन कर दी तो मनमानी काम करेंगे ना लोग, कहेंगे कि नहीं आप हमें 5,000 रुपये काम करिए, तो मजबूरी हो कि हमको 5,000 रुपये काम करना पड़ेगा। पर आप लोगों को किसी को बिजनेस शुरू नहीं करना है? बिजनेस मैं करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। मैं ट्रेवल का एजेंसी है, फुटवियर की दुकान है ऑलरेडी। अब ये बताइए 5% GST था, इस समय फुटवियर पे 12% GST कर दिया गया। तो मतलब क्या करेगा आदमी? कब? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना आपके लिए? मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों? हमारे छोटे भाई पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं भाई? इनको रोजगार नहीं मिलेगा। सब कोई बिजनेस नहीं कर पाता, सबके पास 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए बजट नहीं रखा हुआ है। हर वर्ग यहाँ पे है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। तो कौन सी सरकार अकॉर्डिंग टू यू ये काम करेगी? मैं चाहता हूँ कि अगर आप तो फिर NSU से आए सुन, तो जी। क्या है, आप कुछ और नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, देखिए आप देख लीजिए कभी भी, राहुल ही बोलना पड़ेगा, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ही बोलना पड़ेगा। कांग्रेस तो बोलना ही पड़ेगा। प्रियंका जी जिस तरह जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं, कोई भी सरकार कर रही है तो मुझे बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस के बारे में बोलेंगे कि आप दोनों रिप्लाई कर सकते हो कि ये लोग यूपी में अभी गेम में बिल्कुल नहीं। देखिए कांग्रेस, हालांकि मैं मानता हूं कांग्रेस अभी कुछ कारणवश पीछे रही है, लेकिन इस समय जो कांग्रेस काम कर रही है कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है, आप उठा के देख सकते हैं। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली आप लोग कांग्रेस बोलोगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला कि इन्हें योगी मोदी पसंद है, आपको अपना वो बोल रहे हो कि ऑब्वियसली मुझे प्रियंका जी पसंद है, प्रियंका राहुल पसंद है। आप कह रहे हो कि नहीं? अभी नहीं। अभी तो देखिए, अगर यूपी के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो अखिलेश ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये युवाओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। युवाओं को लैपटॉप दे रहा है, जो शिक्षा पे है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट है वो भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो आपको अखिलेश से काफी उम्मीद है? आपको? मैम, कांग्रेस के पास जो नेता नहीं है पहले यूपी में जो भी नेता उस पद पे जाता है वो आगे जाके बीजेपी में भाग जा रहा है। कांग्रेस का सबसे बड़ा तो ये सही है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि कांग्रेस को अगर वोट भी दें तो वो वोट बीजेपी को जा रहा है फाइनली। ये प्रॉब्लम हो जा रही है। पहले 2 क्वेश्चन मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ लीडरशिप पे। जैसे बीजेपी का मानते हैं उनके योगी मोदी हैं, सब पसंद करते हैं, उनका एक लीडर आ गया। SP में, यूपी में देखें तो अखिलेश को युवा लीडर मानते हैं। कांग्रेस के पास अभी आपको लगता है कि वो है, पर आपको लगता है उनके पास इनफ एक्सपीरियंस है या इनफ काम उन्होंने करा है लीडर के लिए? प्रियंका पर ये नेता मोड नहीं, एज अ यूथ लीडर, एज अ यूथ बोलो। मतलब जैसे कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही आज कांग्रेस बैकअप से कितना ऊपर आई है। आप देखिए, मतलब प्रियंका जी जब 2-3 साल पहले, पर आप नहीं चाहेंगे कोई उत्तर प्रदेश से कोई जमीनी निकले कांग्रेस लीडरशिप में? देखिए अब तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको आगे लाए। अब हम लोग इतने देखिए ये हम लोग इतने ऊंचे लेवल के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बस सिंपली आपकी राय जानना चाहती हूँ एज यूथ। बिल्कुल निकलना चाहिए। जैसे देखिए प्रमोद तिवारी जी हैं इधर के, उनको निकलना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए। जिस प्रकार ग्रासरूट्स का लीडर कोई कांग्रेस से आए जो उसके बारे में आप भी फिर ऐसे प्रचार करें। जैसे आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी ने खुद एक डिबेट में ही न्यूज़ चैनल पे उन्होंने अपने आप को ही CM का चेहरा घोषित कर दिया है। तो इस बार जिस प्रकार लोग कहते थे कि कांग्रेस इस समय विफल चल रही है यूपी में, लेकिन आप देख सकते हैं वही कांग्रेस है कि जिस प्रकार 403 सीटों पर लड़ने का चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार महिलाओं के लिए 40% सीट में आरक्षण दिया है। मैम, मैं 2 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ व्यू कि एजुकेशन, दिल्ली गवर्नमेंट अपने शिक्षकों को विदेश भेज के उन लोग को कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई सिखा सकती है, तो क्या यूपी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है? और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ मैम कि यहाँ पे जैसे अभी एक लोग कांग्रेस का बोल रहे हैं, एक लोग बीजेपी का बोल रहे हैं। हम कांग्रेस को देंगे तो बीजेपी के विधायक खरीद के सरकार किसी और की बन जाएगी। तो हम जिसको चाहते हैं वो बनेगा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है। तो हम इसलिए अपना वोट नोटा पे डालेंगे, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। आपको नोटा पसंद है? Yes, पर लेकिन आपको केजरीवाल भी अच्छा लग रहा है? हाँ, केजरीवाल, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, काम करने का तरीका बहुत दूसरों से बहुत अलग है। एजुकेशन के मामले में आप लोगों को लग रहा है कि ये केजरीवाल बेटर देन द अदर पीपल्स।
अच्छा, आपका नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी और कहाँ का नवीन है? शर्मा, मैं चंदौली का निवासी हूँ, मुगलसराय विधानसभा से हूँ। अभी मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। नहीं, मेरा तो ये दूसरी बार है। हाँ, क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो 5 महीने में उनको खरीद लेगी वो। अभी इसका एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे कई राज्यों में। एक चीज पूछनी थी, अब मैं आप दोनों से तो नहीं पूछूंगा ये सवाल, आपसे पूछूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे 5 साल में क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, दोनों चीजें। अच्छा तो जैसे डेवलपमेंट में जैसे रोड वगैरह देखें तो कांग्रेस की सरकार में रोड देखें, आज की बीजेपी की सरकार में रोड देखें तो रोड पे एकदम बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और देखें जैसे कि एयरपोर्ट देखें, एयरपोर्ट पे भी डेवलप हुआ है, जो रेलवे स्टेशंस हैं उन सब पे भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं सब इस पे। और जो कि स्कूल हैं, स्कूल पे भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो प्रोसेस में चल रहा है ये सब। अच्छा, बुरा? अच्छा बुरा कुछ भी बताओ। वेट ही वाज सेइंग समथिंग। सर जैसा कि बुरा है, एयरपोर्ट बना है, मोदी जी सरकार बनवा रही फिर बेच देगी, फायदा क्या? डेवलपमेंट का फायदा होना चाहिए ना आम जनता को। सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं। तो जनता ही काम करेगी, यहीं की तो जनता काम करेगी उसमें, बाहर से तो कोई ला नहीं रहा है। सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो नीचे कुल के होते हैं या जिनकी आय कम होती है। बाकी लोग कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल पे अगर काम हो रहा है लोग को दिखना चाहिए ना। हमको तो नहीं दिखता अपने इलाके में। जो प्राथमिक विद्यालय उसकी हालत बस से ज्यादा बदतर है। सो आपको बुरा आपको क्या लगा? आपने नहीं बताया बुरा, जो एक चीज आपको अच्छी नहीं लगी। उनकी अच्छी नहीं लगी ये कि जो मुसलमानों के एक प्रति उनका वो रवैया होता है कि वो एक टारगेट करते रहते हैं हमेशा। मतलब एक कुछ ना कुछ कहीं भी अगर वो जाते हैं तो वो एक टारगेट करके ही चलते हैं वो। तो उससे वो अपना वोट बैंक बना रहा है। वो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे कि 80% हिंदू हैं और मान लीजिए 20% मुस्लिम है, तो वो दिखा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे हो सकता है ये? तो ये तो इसमें एक बड़ा सवाल फ्रेंड्स है। में आसपास, क्योंकि नहीं, आप लोग जब यहाँ बात तो करते ऐसा हैं- कुछ नहीं है हम लोग में। नहीं, मुझे एक्चुअली आप सबसे पूछना था ये इसके बारे में कि जो योगी आदित्यनाथ का 80-20 वाला जो मामला है उसके बारे में आप लोग भी क्या सोचते हैं? सर 80-20 साल मैं उदाहरण देता हूँ कि मेरा दोस्त है इमरान, और ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं इसका भी खाना खाता हूँ और ये मेरा भी खाना खाता है। तो मतलब कि राजनीति के लिए विपक्षी लड़ाते हैं, लेकिन अगर आपसी देखा जाए तो जो योगी जी का नीति है वसुंधरा कुटुंबकम कम, सभी धर्म का, और सनातन संस्कृति में भी कहा गया है कि जो भी धर्म एक साथ जुड़कर राष्ट्र के प्रति सोचता है सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे पक्षी हो चाहे इंसान हो, सब एक बराबर हैं, सब ईश्वर के संतान है और ईश्वर कोई नहीं देखा लेकिन है। आपको योगी मोगी पसंद है। अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स भी मुस्लिम्स हैं, तो आपको खुद नहीं लगता कि वो ऐसा नहीं बोले स्टेटमेंट से? एक एडवाइस देना चाहो उनको इसके मामले में, 80-20 वाले मामले में? हाँ मैम, एडवाइस मैं देता हूँ। योगी जी ने अगर देखा है व्यक्तिगत रूप से, अगर देखा है जब से मुख्यमंत्री उन्होंने बने हैं, कोई भी ऐसा आपत्तिजनक हिंदू मुस्लिम पर टिप्पणी उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, वो मानते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का के प्रति कट्टर हूँ। ये होना चाहिए, जिसका जो भी धर्म है अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ, मुझे अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। जो मुस्लिम है उसको भी गर्व होना चाहिए कि मैं अपने धर्म में हुआ, लेकिन धर्म से ऊपर बढ़ के एक राष्ट्रीयता होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए, क्योंकि भारत में होना सबसे बड़ा गौरव है। तो फिर ये आपको नहीं लगता वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। वर्तमान समय में सबका साथ सबका विश्वास सबके साथ लेकर चल रहे हैं। यही नीति भारत को विकसित देश के लिए आगे ले जाएगी। तो आप कुछ कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है। आप उनका कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए योगी जी का, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व की बात की है। क्यों मुसलमानों के लिए नहीं है? मुसलमान इंसान नहीं है? मुसलमान क्या, आप भारत हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबको लिए रहने की आज़ादी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुरू से लेके लास्ट तक जब भी सरकार रही है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम की है और आज भी वो कर रही है। बट कांग्रेस के बारे में भी यही बोलते हैं कि उन्होंने भी बहुत वोट बैंक की राजनीति करी है। तो ये और मुस्लिमों के लिए कुछ करा नहीं उन्होंने ज्यादा। मतलब हाँ, वो बोलते हैं हम आपके लीडर हैं, लेकिन असल में उनके लिए कुछ काम नहीं करा। किसी भी मुसलमानों से पूछ लीजिएगा कांग्रेस के राज में बुनकरों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टूडेंटों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बुनकरों पे हमने भी स्टोरी करी। इनसे यार मुस्लिम्स का क्वेश्चन है तो इनसे ही पूछना चाहिए। देखिए, जैसे बीजेपी है, बीजेपी हमेशा से करते ही आ रही है, वो वोट बैंक करते ही आ रहे हैं, उस पर तो कुछ क्या नहीं दे सकता। जैसे देखते हैं कि आप हमेशा जो योगी जी हैं वो हमेशा बोलते ही रहते हैं मुस्लिमों पे,
कुछ ना कुछ वो वोट बैंक की राजनीति हमेशा करते रहते हैं। इससे क्या है कि मुसलमानों में एक मतलब हिंसा की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, क्योंकि उनके भावनाओं से आहत होती है। तो वो सोचते हैं कि ये मेरी पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं का देश है, ऐसे वो फील कराना चाहते हैं। तो यही कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में कुछ जो दंगे हुए हैं वो पर्सनली देखा जाए तो वैसा नहीं है वो गवर्नमेंट में। जैसे कि राष्ट्रीयता की बात बड़े भाई कर रहे हैं, तो राष्ट्रीयता हमारे देश में पहले भी मुसलमान नेताओं में भी थी, तभी तो देश को आज़ाद कराने में मुसलमान नेताओं का हाथ था। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग इस ज़मीन के लिए शहीद कर दिए गए और उलमाए कराम की शहादत हुई। क्यों नहीं राष्ट्रीयता थी उनमें थी, तभी तो करा रहे हैं। 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे और उनके ग्रुप ने अपना लीडर चुना था, वो बहादुर शाह जफर को चुना था। ऐसे क्यों कह सकते हैं कि मुसलमानों में राष्ट्रीयता है ही नहीं? हमने खुद मोबाइल खरीदा है राष्ट्रीयता के आधार पे। इसका मतलब मोबाइल खरीदे? मोबाइल खरीदने का मतलब जैसे हमको चाइना का मोबाइल, उस समय चाइना का ध्रुवीकरण था देश में, तो हमने चाइना का मोबाइल ना खरीद के दूसरी का देश का मोबाइल खरीदा। मैंने इतना तो मैंने भी नहीं सुना। तो ये बताओ कि आपने कौन सा फोन लिया फाइनली? सैमसंग का लिया, कोरियन कंपनी का। Suddenness. The sheer suddenness of the move. तो एक आई थिंक लास्ट मतलब आपसे और क्वेश्चन एक मैं एक्सटेंड करना चाहूँगी। जो आपने कहा कि मुस्लिम जब ये सुनते हैं उनके बारे में कुछ बयान आया तो उनको थोड़ा हिंसा का भाव आता है या फील होता है कि वो क्या इस देश के नहीं है। तो आप जब अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं जो मुस्लिम ही हैं, या आप अगर घर में जो बातें सुनते हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं उन बातों के बारे में कि क्या इम्पैक्ट आता है ऐसी भाषणों का? आप लोग हताश होते हैं घर पे, जैसे कि अभी हिजाब वाला मुद्दा चल रहा था। हाँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। हमारी यूनिवर्सिटी में हमें 3 साल हो गए पढ़ते हुए, कभी ऐसा मुद्दा नहीं आया। जैसे ही यूपी चुनाव आता है हिजाब मुद्दा आ गया। सारे लोग पढ़ रहे हैं, किसी को किसी से दिक्कत नहीं हो रही। हिजाब से क्या दिक्कत हो सकती है आखिर? कोई रीज़न होगा। अब जैसे एक लड़की थी मुस्कान, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो बड़ी फेमस हुई। उसके सामने जो यूएई की किंग की बेटी थी, उन्होंने भी उनके सपोर्ट में बातें कही। तो ऐसा क्यों बनाया जा रहा है एटमॉस्फेयर चुनाव के समय कि मुसलमान जो हैं उनके प्रति हिंसा का भाव? ये तो मैं समझ गई कि क्यों हो रहा है, बट ये मुझे बस ये जानना था आपसे पर्सनली कि जब ऐसे भाषण बोले जाते हैं, ये टीवी न्यूज़ में भी आप देखते होंगे, टीवी न्यूज़ में यही हो रहा है आजकल। हाँ, मंदिर, मस्जिद, हिजाब कंट्रोवर्सी, अल्लाह अकबर कंट्रोवर्सी, पाकिस्तान जिंदाबाद कंट्रोवर्सी, यही चल रहा है। ये भी आप लोग देखते हैं तो इसका भी प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन मैं जानती हूँ पर्सनल तौर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है आप लोगों पे जब आप देखते हैं? बुरा लगता है, या लगता है टीवी ऑफ कर दो, या लगता है कि हंस के भूल जाओ, या लगता है कि कोई लीडर आए जो इसको चैलेंज करे जो हो रहा है? मतलब पर्सनली, ये तो मैंने बहुत ऑप्शन दे दिए, बट आप ऑप्शन तो दे दिए पर आपको जो बोलना है बोलो। मेरा कहने का मतलब ये था। फिर आपके पास पर्सनली तो यही है कि 2016 के बाद हमारे घर से टीवी ही निकल गया, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर वाहियात किस तरीके आ रहे थे। जैसे कि 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद सबसे पहला मुद्दा मुसलमानों के खाने पे जो वो लोग गोश्त खाते हैं उसके ऊपर आया। कितने लोगों को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई। तो क्या वो लोग इंसान नहीं थे? यूक्रेन में एक आदमी मर गया, उसके ऊपर हम लोग को दुख है, मगर क्या मुसलमानों को जो तबरेज़ और इखलाक को मारा गया था, क्या उन पे देश की सरकारों को दुख नहीं है? आप बोल रहे थे। तो आपके घर से 2016-17 के बाद टीवी बंद, और आपके घर में? अभी तो है, मेरे यहाँ तो चलता है। तो क्या देखते हो? कौन से चैनल्स देखते हो? आज तक देखते हैं। न्यूज़ में ठीक लगता है? सही लगता है? अब क्या देखें, वही है तो वही देखेंगे ना। वैसे तो जो मुद्दा था, हम लोग मुद्दा से भटक गए, क्योंकि हम सभी युवा हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, इसका इतिहास रहा है परिवर्तन का। इस विद्यापीठ की मिट्टी से ऐसे क्रांति निकले जो देश को एक अमित्र जो होता है शिखर तक ले गए। तो अब हम क्यों किसी और नेता को खोजें कि अब आएंगे तो हिंदू मुस्लिम एम करेंगे? हम हैं, इमरान हैं, हम खुद अपने आप को इतना मजबूत करें कि हम उस प्लेटफॉर्म में पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे, और जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, इसको समाप्त करते हुए पूरे भारत को एक ही तिरंगे में लाया जाए। जिस दिन पूरा भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस दिन एक हो जाएंगे, उसी दिन न पाकिस्तान रहेगा न चाइना रहेगा भारत की तरफ आग उठाने का। क्योंकि जो भी देश है वो भारत को किस तरह से तोड़ता है। तो आपको नेता बनना है?
हाँ हाँ, मैं आशुतोष तिवारी हर्षित आज इस मंच के साथ मैं घोषणा करता हूं आज 18 वर्ष की आयु में घोषणा करता हूं कि जब भारत 2047 वर्ष होगा तो मेरा एक ही सपना है कि भारत विश्वगुरु बने। और भारत विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ कदम से अरे कदम मुझे लगा मिलाकर आप चलेंगे। घोषित करने वाले हो कि आप नेता की चुनाव लड़ने वाले। हिजाब रो में इन दोनों ने अपना बताया कि कोई जरूरत नहीं थी। आपका क्या ओपिनियन है हिजाब रो? मैम, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी धर्म हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कैंपस में है तो सबको एक ड्रेस कोड में रहना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और सभी धर्म का जो भी ड्रेस कोड उसको पहनना चाहिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी संस्कृति है और हर व्यक्ति को अपनी अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, उसका अधिकार है। तो आप फॉर हो या अगेंस्ट? समझ नहीं आया, मैंने लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। मैम, मेरा एक ही है, मैं स्कूल कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, स्कूल का जो ड्रेस कोड हो, यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड हो, उसी को फॉलो करना चाहिए। टीका ड्रेस कोड में आता है? टीका मैम ड्रेस कोड में नहीं आता है। फिर आपने तो लगाया हुआ है? हाँ, मैंने लगाया है। फिर मुझे इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और किसी को हिजाब पहन पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी। तो हिजाब का मैंने विरोध भी नहीं किया ना। हिजाब का मैंने तो पहले भी बताया कि सबकी अपनी अपनी धर्म है, संस्कृति है, अपने अपने हिसाब से रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगा बोल रहे हो कि नहीं पहनना चाहिए, आप कह रहे हो कि अभी मैम चुनाव का समय है, बहुत सारे नेता आएंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इस चुनाव में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाएंगे तो अगले बार जो राजनीति का मुद्दा है वह धर्म से हटकर विकास की ओर हो तिलक भी ठीक जाएगा। है, हिजाब भी ठीक है, आप कह रहे हो? देखिए यहाँ पे अभी देख ही रहे हैं आप लोग, हिजाब की बात हो रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एजुकेशन। लास्ट टाइम भी कोरोना केसेस 3 लाख थे, सबको आसपास पता चलते थे कि हमारे यहाँ एक्सपायर हो गए, रियलिटी है। इस बार क्या है कि 3.5 लाख प्लस कोरोना केसेस थे। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि मेरे ऐसा मुझे कहीं सुनाई नहीं दे रिलेशन में कि कोरोना है। मैं मानता हूँ कोरोना है, लेकिन उतना भी नहीं था जितना हमारी इंडियन गवर्नमेंट मीडिया दिखा दी। और आप खुद सोचो कि इलेक्शन आते कोरोना कहाँ चला गया। पर मैं कंफ्यूज हूँ, आप कह रहे हो कि कोरोना का प्रॉब्लम था बहुत, है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी कोरोना था, उस समय पता चलता था कि हम लोग के आसपास के लोग एक्सपायर हो रहे थे। हाँ, मरे, और ये गंगा में इतने लाशें क्या हुआ कि 1 महीने पहले ओमिक्रॉन का जो वेव उतना पता नहीं चला, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग दिखा दी कि 3.5 लाख है। मेरा कॉलेज 21 दिसंबर से बंद था, 2.5 महीने से बंद थे। यहाँ पे केसेस थे 1,30,000, मैं बता रहा हूँ। बॉम्बे में केसेस थे 2.5 लाख प्लस थे, लेकिन वहाँ की स्कूल कॉलेज खुले थे। तमिलनाडु में 1,72,000 केसेस थे, वहाँ के 1 से 9 तक की स्कूल बंद थे। कॉलेजेस खोलो, ये यहाँ क्यों बंद कॉलेजेस हुआ था? बंद नहीं क्योंकि करने इलेक्शन चाहिए थे। अब इलेक्शंस आ गए तो कोरोना खत्म हो गया। तो वो इनको लास्ट वर्ड देते हैं। सब यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं कर, ये मुद्दा ये है, लेकिन लोग हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं यहाँ पे। आप बताइए, स्टूडेंट एक चीज अगर आप चेंज करना चाहें यूनिवर्सिटी में, कुछ चेंज हो, कुछ बड़ी प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। टीचरों की भरपाई होनी चाहिए कम से कम। आपके कितने टीचर्स हैं आपके उसमें कोर्स में? हमारे डिपार्टमेंट में भरपूर टीचर हैं और पढ़ाने भी आते हैं, मगर उर्दू डिपार्टमेंट इस समय सबसे खस्ता हाल है यहाँ पे डिपार्टमेंट। उसमें टीचरों को रखा गया, जैसे 3 टीचर थे, उनका निलंबन हुआ है, तो जो 4 टीचरों को रखा गया, सारे लोगों को संविदा पे रखा गया। सिर्फ 20 लेक्चर उन लोग को देते हैं, उसी का तनख्वाह मिलता है उन लोगों को, और वो पढ़ा ही नहीं पाते। 20 लेक्चर देना किसको देंगे? एमए की 4 सेमेस्टरों को देंगे कि एनुअल वालों को देंगे? ये प्रॉब्लम है उर्दू डिपार्टमेंट की। यहाँ पे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं कि कभी भी वो गिर सकता है। कभी भी आज ये कैमरे में दिखाइए, कभी भी वो गिर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के मतलब 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या मतलब कि खत्म हो जाना चाहिए विद्यापीठ, कम से कम इससे पहले ही उसको बनवा देना चाहिए यहाँ के विद्यापीठ को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं विद्यापीठ के, लेकिन जो ग्रेडिंग होती है यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग अच्छी नहीं है। विद्यापीठ को कम से कम A+ की ग्रेडिंग होनी चाहिए, और A+ की ग्रेडिंग तभी होगी जब क्लासेस स्मार्ट क्लास होंगे। क्लास देखिए अभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, चाक से लिखा जाता है। और रही बात लाइब्रेरी की, तो मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, जब मैंने लाइब्रेरी में गया तो कोई भी नॉवेल्स नहीं है, इशू कराना होगा। अभी जो किताब इशू होती है वो कम से कम बाबा आदम शाह के ज़माने की 1990 की लगती है, फटी हुई किताबें रहती हैं। घर ले जाकर उसको जब जमा करना होता है तो 5 रुपये का फेविकोल खरीदता हूँ, उसको चिपका कर जमा करता हूँ। ये है विद्यापीठ की लाइब्रेरी की हालत। और रही बात डिजिटल लाइब्रेरी की, तो डिजिटल लाइब्रेरी स्नातक के छात्र नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम स्कूल लाइब्रेरी की जो संख्या है डिजिटल लाइब्रेरी की कंप्यूटर की, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो इस प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनका भी पढ़ने का मन करता है, वो भी डिजिटल से जुड़ना चाहते हैं, तो कम से कम इतनी लाइब्रेरियां रहे कि सभी प्रथम वर्ष के छात्र हो, चाहे BA BSc की, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ उठा सकें। मास काम के स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहले हमारे लिए एक लैब होना चाहिए जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें। और हमारे प्रोफेसर, बता दूं, मैं आज 5 साल से मास काम का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, एटलीस्ट मेरा पूरा भी हो जाएगा। PG भी मैं करना चाहता हूँ, यहाँ से PhD करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो प्रोफेसर्स हैं
एक भी प्रोफेसर गवर्नमेंट नहीं है। मैं किसके अंडर पीजी करूं? फिर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊं बीएचयू? अगर बीएचयू नहीं होता तो फिर मैं कहाँ जाऊं? सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में हमको लगता है कि 1 या 2 प्रोफेसर गवर्नमेंट होंगे, सब डाइट पे रखे गए हैं। तो इसको बदला जाए, इसको मैं चाहता हूँ सबसे पहले बदलाव आगे लाया रिसर्च आप कैसे करोगे फिर? हाँ ठीक है, लास्ट उनको देते हैं लास्ट आपको और फिर एक एक देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एजेंसी की है जो यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे जब तक कोई चीज़, अभी सब्जेक्ट का इशू था हम लोग का, सब्जेक्ट जो हम लोग ने चूज किया तो वो हम लोग को अलॉट हुआ नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कैंपस में है कि जब तक हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे वो काम होने वाला ही नहीं है। इसका रीजन क्या है? अगर आपको सब्जेक्ट, सुनिए, सब्जेक्ट चेंज हुआ, आपको करना है तो पहले ही कर दिए होते। मतलब हम लोग हल्ला करेंगे, अपना क्लास छोड़ के करेंगे तो आप लोग करेंगे चेंज। अभी क्या एजेंसी इतनी गलती करती है, डेली नोटिस आएगा कि ये क्लासेस बंद, ये क्लास, डेली नोटिस आता है। एजेंसी अपना काम सही तरीके से नहीं करती है। बिना धरना प्रदर्शन के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी काम A to Z मैं बता रहा हूँ। अब हम शो खत्म करेंगे, लेकिन उस जाने से पहले हम थोड़ी मीडिया की बातें करते हैं। अब आपसे जानेंगे एक एक करके। पहले तो आप बता दो आपके फेवरेट चैनल कौन से हैं? क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर, अखबार? और आप तो मास कॉम के स्टूडेंट्स हो तो आपको तो बताओगे। और क्या आपको देखना अच्छा लगता है? चैनल कौन सा पसंद है? इस समय तो जिस प्रकार चैनल और न्यूज़पेपर हैं, इस समय की स्थिति में हमको कोई भी चैनल अच्छा नहीं है। और कांग्रेस को तो बहुत पीछे पड़े थे सारा दिन। क्यों पीछे पड़ने वाली, मैं agree करती हूँ। नहीं, पीछे पड़ने की कोई बात नहीं है। पीछे पड़ने से कोई हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग उससे डरने वाले नहीं लोग हैं। हमको थोड़ा न्यूज़ 24 वाला शाम का डिबेट जो 7 बजे होता है वो अच्छा लगता है। हम अक्सर उसको देखते हैं, संदीप चौधरी जी का। संदीप चौधरी, ठीक है। और अखबार कोई पढ़ते हैं जो पसंद है? नहीं, अखबार तो अब बिक के बिकते हैं। अब बिक जाते हैं तब अखबार बिकते हैं हमारे देश। पहले छप के बिकते थे, अब बिक के छपते हैं। मुझे तो एक और पूछना था, आप ऑनलाइन न्यूज़ कंज्यूम करते होंगे ना? यूट्यूब में। कहाँ से मिलता है न्यूज़ आपको? जैसे कि लल्लन टॉप मीडिया एक अच्छा हमको प्लेटफॉर्म लगता है। ठीक है, बहुत लोगों को पसंद है यूपी में स्पेशल। द लल्लन टॉप तो भी हमें भी वही पसंद है, क्योंकि हम वहीं से देखते हैं जो भी देखते हैं। और जैसे विद्यापीठ का भी एक चैनल है खबर तक मीडिया, वो भी अच्छी खबर देता है लोगों को। हमें तो लल्लन टॉप ही पसंद है। पेपर कोई पढ़ते हैं जो पसंद? पेपर में द इंडियन एक्सप्रेस है। वाह, मैं तो मैम आज तक देखता हूँ और ऑनलाइन पब्लिक ऐप हो गया, लेकिन आज आप लोगों ने जो डिबेट लिया बहुत अच्छा लगा। आज से आपका भी चैनल में डेली देखूंगा। वेरी स्वीट। पर ये बताइए कि आज तक में एंकर कौन फेवरेट है? मैम चित्रा त्रिपाठी बहुत अच्छी लगती चित्रा थी। त्रिपाठी आपको बढ़िया लगती हैं, जो बुलेट में चला के पूरा इलेक्शन दिखाती है। अच्छा, और अखबार कौन सा पढ़ते हैं? मैम दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। मैं अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण दोनों पढ़ता हूँ। और एंकर कौन अच्छा लगता है? एंकर तो मुझे रवीश कुमार सही लगते हैं। रवीश संदीप चौधरी एंड रवीश। फेवरेट है क्योंकि वो लोग डरते नहीं है, बेहतर बातें करते हैं। चाहे चाहे सामने विपक्ष दल का नेता हो या पक्ष दल का नेता हो, वो अपनी बातें एकदम विस्तार से रखते हैं, किसी से डरते नहीं है। और बाकी न्यूज चैनलों में क्या होता है कि अगर आप विपक्ष वालों की बात करेंगे तो आपको बोलने नहीं देंगे, पक्ष वाली करेगा तो आपको मौका देंगे, नहीं आप बोलो बोलो बोलो। जहां विपक्ष उंगली किया वहीं से काट देंगे वो चीजें। आपको कुछ बोलना है? अच्छा, सॉरी, इधर आती हूँ। हाँ, एनडीटीवी और बीबीसी देखते हैं और सब न्यूज़ चैनल देखते थे, लेकिन 2019 में ऐसा जमाती वाला आया था जो कोरोना में, उससे एकदम दिल हट गया था। इतना मतलब जैसे कि स्पेशली जैसे जमाती ही लेकर आए हैं फॉरेन से या चाइना से लेकर चले आ रहे हैं इंडिया में बम विस्फोट करने के लिए। जो वो जमात पे पूरा उन्होंने कोरोना बॉम्ब, कोरोना जिहाद, पता नहीं क्या क्या बना दिया था। एक अलग माहौल बन गया था, जैसे कि नफरत की नज़र से देखा जा रहा था। हिंदू मुस्लिम का कुछ ज़्यादा इशू हो गया था, तो डर लग रहा था घर से बाहर निकलने में कि कब क्या हो जाए, किसको कौन मार दे। सब्जी वालों को फेंक दिया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो इससे थोड़ा माहौल बन गया था, तो बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए कोई न्यूज़ चैनल है एनडीटीवी और ये बीबीसी थोड़ा सा सही है। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सलमान खान नाम है मेरा। और वाह, वेरी ग्रेट, लास्ट ईयर है। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है आपकी? लास्ट ईयर है BA। और आपका वोट कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है क्या? कैंट। तो आपने कहा एक चीज जो आपको बहुत अच्छी नहीं लगी उस टाइम कि ये डर का माहौल पैदा करती है एक विशेष धर्म को टारगेट करा जा रहा है बीजेपी में। तो इस पे मानसिक तौर पे आपको लगता है डर आप में भी बैठ गया था उस टाइम? सबको है मैम, सबको। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। मेरे साथ भी रहने वाले हैं, हमारे मतलब हमसे कायदे से बात करते हैं, लेकिन उनका स्टेटस देखते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए। अरे कैसे नहीं हो सकता है? अच्छा, जो आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपके फ्रेंड्स जो हैं जो फेसबुक स्टेटस डालते हैं, आपको बोलेंगे कि आपके लिए नहीं है, वो औरों के लिए, लेकिन आपको लगता है कि टारगेट आप करे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको पसंद, आपने बोला आप बस एनडीटीवी और ये न्यूज़ 24 देखते हैं। आपको कुछ बोलना है?
मे बी NDTV और न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला। अच्छा, और क्या लगता है ये बता रहे थे जैसे कुछ डिबेट का स्तर गिरा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ दिखाते हैं और हमेशा डिबेट मंदिर मस्जिद वाली होती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, मंदिर मस्जिद पे रवीश कुमार जो है उस पर डिबेट में सबको एक पर्सनली मौका दिया जाता है डिबेट का, और सब चैनलों में कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमेशा हिंदू मुस्लिम और हमेशा मतलब कि मोदी योगी यही पार्टी, और कोई अदर पार्टी के बारे में नहीं बताया जाता है और किसी पार्टी को मिले हिंदू मुस्लिम करती है और इसी वजह से इसका वोट बैंक बना है। लेकिन समझ में आता है कि युवा पता नहीं क्यों बीजेपी को वोट दे देते हैं, उनको भी तो कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए। जो देते हैं कमल को वोट? बहुत से दोस्त हैं मैम, इसी कैंपस के ही है कि सामने बस जाति को देख कर वोट देते हैं। मतलब हम बोलते हैं भी हैं, पूछते भी, इसके फाइनल होने वाला है, कहाँ से भी ये फाइनल होने वाला है, इसके बाद क्या करोगे? जॉब है ही नहीं, मंदिर के बाहर क्या कटोरा लेकर बैठा जाएगा साथ में? तुम मंदिर बैठना, हम मस्जिद बैठेंगे, और कुछ है ही नहीं मैम। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगी कि जो लीडरशिप होती है, आइडेंटिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग देखते हैं कि चलो ये हमारी बिरादरी से है लीडर, या ये हमारे मज़हब का है, तो उस हिसाब से ये यूपी में भी होता है और शहरों में भी होता है और प्रदेशों में भी होता है। लेकिन अगर मैं आप तीनों से पूछूं कि मुस्लिम लीडरशिप में आपको कौन नेता पसंद है जिनको आपको सुनना अच्छा लगता है? अभी तो फिलहाल ये अखिलेश यादव ही है। अखिलेश ही पसंद है। कोई लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप, कोई मुस्लिम नेता जो आपको? मुस्लिम नेता बहुत से हैं, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी एक जैसे शायर थे, शायर से हमारा उर्दू से ताल्लुक़ है, तो वो शायरी से आए हैं उर्दू में, इसलिए हमको वो पसंद है। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि हिंदुस्तान में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, हम तय करेंगे। हम तो उनसे कहते हैं कि फिरौन की है नमरूद की है, फिरौन की है नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। और जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद देश के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, वो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बोलते हैं तो संविधान के हिसाब से एकदम बोलते हैं, और हम लोग संविधान को पढ़ते हैं, इसलिए संविधान वाले जो ज़्यादा बोलता है उसी को अच्छा हमको लगता है। हमें तो कोई नहीं पसंद है, हम न्यूट्रल है इसमें। न्यूट्रल है। आपको अखिलेश ठीक लगता है? बस अखिलेश ठीक है। मुझे तो मोस्टली एज अगर पीएम देखा जाए तो केजरीवाल आपको सही लग रहे हैं फ्यूचर में? केजरीवाल के काफी फैंस हैं यार यहाँ पे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर थे पहले, यूपीएससी में थे, और क्या उनका जो मेंटालिटी है लोगों के प्रति, उनका मुद्दा है कि हमें लोगों के लिए काम करना है। उनका मुद्दा ये था गरीबी, शिक्षा, मेडिकल। उन्होंने ना कभी हिंदू मुस्लिम किया, ना कभी ने ये कहा कि आप ये मत पहन क्या वो मत पहन। उन्होंने एजुकेशन बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, स्कूल जाके देखो, क्लिनिक उनका देखो, ओवरऑल देखा जाए तो सारे गुड है। आप मेरे भी मौसा है सीबीआई ऑफिसर, वहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, वो बताते बेटा कि मैंने भी बहुत जगह वोट दिया अलग अलग गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका अलग से वोट होता है, तो वहाँ पे सबसे बेटर केजरीवाल आज तक उनको। तो आपको केजरीवाल पसंद है? आई थिंक अब आपकी पार्टी भी शुरू हो रही है और मुझे लग रहा है आप लोगों को जाना भी है, क्योंकि मुझे म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। आई थिंक एक चीज़ हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग बहुत बातें करते हैं न्यूज़ डिबेट्स के बारे में, जो कैसी डिबेटें हो रही हैं, यूथ के मुद्दे उठ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे उठ रहे हैं, या यही धर्म के मुद्दे उठ रहे हैं। यहाँ पे हमें पता चला कि बहुत डायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ता है इन डिबेट्स का लोगों पे। ये नहीं है कि आप देख के बंद कर दिया। जैसे हमारे यहाँ तो कोई डर का वो माहौल तो है नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही जो जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आसपास जो कि हिंदू कम्युनिटी रहती है, तो हम लोग का हमेशा बना रहता है, तो कभी ऐसे कुछ हुआ नहीं, कभी भी कोरोना वगैरह कुछ भी लड़ाते रहे नेता, हमेशा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे घर पे ही जो ईद वगैरह होती है, सब लोग आते जाते हैं, खाते पीते, ऐसा कुछ नहीं होता है। न कभी ऐसा फील हुआ है कि ऐसा हो कि नहीं तुम इस धर्म के हो तो ऐसे हो, कभी नहीं हुआ है। मेरे परिवार के साथ ही, किसी के साथ नहीं हुआ। परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर भी आप चाहेंगे कि डिबेट्स के मामले में थोड़ा स्तर बेटर हो, ये तो सभी चाहते हैं वैसे। लास्ट जो जेएनयू के जो नेता हैं कन्हैया कुमार हो या बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है तेजस्वी सूर्या, और उन दोनों को मैं डिबेट देखा, लेकिन डिबेट में कभी भी कोई बहस नहीं थी, वो अपना पॉइंट रखी, लड़े जा रहे थे। नहीं ऐसा डिबेट में नहीं रहा। मतलब कि उन्होंने जो डिबेट की जो क्वालिटी है उसको ग्रो कराया, बताया कि जो यूथ लीडर निकल कर आ रहे हैं, चाहे किसी भी पैनल के हो, किसी भी तेजस्वी सूर्या जी, चाहे किसी भी विचारधारा के हो, मतलब कि जो भी यूथ लीडर आ रहे हैं वो अपने में एक समझ बिठाए हैं विचारधारा को। इतना कहूँगा, जो जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को भी बदल दे उसे विद्यापीठ के नौजवान कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video,
सब्सक्राइब टू न्यूज़ लॉन्ड्री एंड पे टू कीप न्यूज़ फ्री, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।